हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 64th क्लास है जी। पेपर 1 जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQs। एंड 23 अगस्त को ये पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर है ये। ओके, 50 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इस बार वाले हों जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारे कवर कर पाए तो आपके एग्जाम से पहले, एंड मेरी कंडीशन देखते हुए ठीक है। और बाकी जो पहले के हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप PYQs रिवाइज कर रहे हैं या ये कर रहे हैं ना सोल्व, तब भी आपको आइडिया हो रहा है कि पहले वाली जो चीजें हमने कर रखी हैं ऑलरेडी, यानी 64 से पहले जितनी भी 63 क्लासेस हैं एक से लेके, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितना आपसे प्रैक्टिस हो पाए उतना जो है वो आप कर लीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वही DI के क्वेश्चन है, पहले 5। आपके सामने एक टेबल मेंशन है। इस टेबल में उन स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है जो 3 डिफरेंट ग्रेजुएशन स्ट्रीम, यानी आर्ट, साइंस आएगा ये, ठीक है, SCIENCE, साइंस और कॉमर्स, इन 3 फील्ड से हैं और 7 डिफरेंट शहरों से हैं। ABCDEFG ये सिटीज हैं, ठीक है। अब इस डाटा के बेसिस पे ये सिटी वाइज डिटेल दे रखी है, पोर्शन दे रखा है पास्ड स्टूडेंट्स का। इसके बेसिस पे अब हमें आंसर्स निकालने हैं। सो इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी जी, तो जी सिटी से मेल मेंबर्स, ये रेशियो दे रखा है 2544 है, यानी 2544 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन आर्ट्स, तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, यानी ये 3 वाला रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है। जब रेशियो दिया हुआ होता है, यानी 53 और 47 कितने हो जाएंगे, 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं 53/100, ठीक है। प्लस एक अपना क्या हो गया, दूसरा प्लस, यानी कि 47। सो वही सिचुएशन हो गई कि आप जो है 53x अगर लगाएंगे प्लस 47x करेंगे तो वो आपका टोटल 100x के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूं कि जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, 53 प्लस 47 ही तो टोटल स्टूडेंट्स है ना, तो देखा जाए तो ये रेशियो है, तो 53x प्लस 47x ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सो कॉमर्स में ये बोल रहे हैं कि मेल की संख्या जो है वो 2544 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अच्छा टोटल लिख दिया मैंने यहाँ कि 53 डिवाइड बाय 100 किसका, टोटल स्टूडेंट्स का इज इक्वल टू 2544 जो हमें दे रखा है। यानी कॉमर्स में कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पता चल रहा है, हमें दे रखे हैं। तो यहां से मेरे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कॉमर्स फील्ड में हैं। तो टोटल कैसे आएंगे, 5544 डिवाइड बाय 53 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका टोटल स्टूडेंट का आंसर आएगा जी 4800। ये हो गया पहला पड़ाव, यानी कॉमर्स के बच्चे पता चल गए। कॉमर्स यहाँ पे है 4% टोटल में, यानी मैं इसको कैसे लिखूं, 5 और 3 8 और 4, 5 और 4 9 10 11 12 12 हो गए। इन तीनों को प्लस करूंगी तो 3x प्लस 5x प्लस 4x 12 हो गए, यानी कि 4/12 है ना टोटल का, फोर्थ रेशियो हमारे पास कॉमर्स के बच्चे। सो और हमें निकालने क्या है, आर्ट्स वाले निकालने हैं। तो यहां से मैं ये वाला टोटल निकाल सकती हूं, बिल्कुल निकाल सकती हूं, यानी 4/12 ऑफ टोटल, ये टोटल था कॉमर्स स्टूडेंट वाला टोटल, ओके, ये कंप्लीट टोटल है, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4800, ठीक है जी। अब इसका टोटल निकल जाएंगे, टोटल कैसे निकलेंगे, 4800 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, 4 तिये 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 2 4 तिये 12 13 14, यानी कि 14400। तो 14400 है टोटल, ये जो टोटल है ये 14400 है। अब इसमें आर्ट्स के बच्चे निकालने हैं अपने को। ये देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिटी जी में आर्ट्स के बच्चे, तो आर्ट्स वाले हैं 3, यानी 3 डिवाइड बाई टोटल कितना है इसका, 5 और 4 9 और 3 12, तो 3 का 12 इंटू टोटल, ठीक है। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600, यानी 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 छेकी 24, 0 0, 3600 आ गया जी, ठीक है। तो ये आ गया 3600।
अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार वापस से देखना। जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है, मान लो ये 3, 5 और 4 का रेशियो है, यानी कि 3 + 5 + 4, ठीक है, ये रेशियो है। अगर आप x लगा के करेंगे तो इट्स लाइक रेशियो वाली जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ x की मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो बट रेशियो में 3, 5, 4 ही आनी है। तो अगर 3, 5 और 4 को हम देखेंगे तो 12 हो गया टोटल। यानी अगर टोटल बच्चे 12 हैं, 12x हो जाएगा वैसे तो। उस 12x में से 3/12 अपने पास आर्ट्स के हैं, 5/12 अपने पास साइंस के हैं और 4/12 अपने पास किसके हैं, कॉमर्स के हैं। सेम यहाँ पे है, टोटल 100 है इन दोनों का प्लस। सो 53/100 जो हैं वो कॉमर्स के हैं और 47/100 जो हैं वो किसके हैं, अपने सॉरी कॉमर्स में ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। ठीक है जी। सो आंसर आपका क्या आ गया यहां से, 3600, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ, ये सिटी एफ है, स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स में पास आउट किया है वो है 3240। सो कॉमर्स मतलब ये, यानी 4 और 3 7 और 2 9, तो 3/9 जो है वो हमारे पास क्या है, 3240 है। ठीक है, ये 1/3 पार्ट है किसका, 3/9 ऑफ टोटल का, टोटल स्टूडेंट्स जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स के हैं। तो यहां से मेरे टोटल कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे एफ में। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 × 9, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया जी 4 × 4 दूनी 8, 4 × 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 × 9, यानी ये मेरे पास टोटल बच्चे आ गए। अब ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ इज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ ये हो गए टोटल, इज इतने % ऑफ नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, वही सिटी एफ से। देखो ये हमें ऑलरेडी दे रखे हैं कॉमर्स के बच्चे, यानी कॉमर्स वाले हैं 3, तो 3/9 तो टोटल का, ठीक है, ये कॉमर्स के दे दिए। साइंस के कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, साइंस के कैलकुलेट करूंगी 4/9 करके, ठीक है। टोटल का अगर मैं 4/9 कर देती हूं तो मेरे पास साइंस के बच्चे आ जाएंगे। तो ये टोटल है, टोटल यानी कि 9720, इसका 4/9 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4/9 करेंगे तो 9 एकम 9 कट आउट हो जाएगा, है ना, 9 एकम 9 0, 9 8 72 और 0, यानी कि 4 0 0, 8 चौके 32 और 4 एकम 4। तो ये मेरे पास आ गए साइंस के बच्चे, ठीक है। तो साइंस के आ गए मेरे पास, टोटल आ गए मेरे पास। पूछा क्या है कि जो सिटी एफ में टोटल बच्चे हैं वो कितना % है साइंस वालों के, तो टोटल है मेरे पास कितने, 97 90, ये टोटल है मेरे पास, और साइंस वाले हैं मेरे पास 43 20। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मैं एक बार इसको रब कर देती हूं ताकि हम यहां पे कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाए। ठीक है जी। तो आई होप आपको एटलीस्ट साइंस के, आर्ट्स के ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने आ गए होंगे, समझ आ गया होगा कि अगर रेशियो में दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं 9720, यानी ये टोटल जो है वो कितना % है किसका, अच्छा इज इक्वल टू आएगा, यानी कि वो कितना % है 43 20, यानी साइंस वालों का, ये चीज आएगी। तो बस इसको यहां 0 से 0 कट हो गया, 9720, एक 0 और लगा देती हूँ इस 10 के नाम के ऊपर चला गया और ये 432 हो गया। ठीक है जी, सही है, एक बार चेक कर लूं मैं भी, हाँ सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 225 आ जाएगा। बस इसको कट आउट ही करना है अपने को फर्दर, जैसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 6 12, 0 0। तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। एक सेकंड रुकिए, मैं ये जो है ये लगाना भूल गई शायद, चार्जिंग, एंड इट्स डन। ठीक है, सो बस इसको ऐसे ही कट आउट करना है, कट आउट करके आपका आंसर आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सिटी ए सिटी के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ मेल जो आर्ट्स में पास हुए हैं, तो ये है टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो आर्ट्स में पास हुए हैं, तो ये 31 और 14 कितना हो जाएगा, 31 और 14, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45, यानी 31 डिवाइड बाय 45 ऑफ टोटल आर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल आर्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2480, क्योंकि ये मेल है।
ठीक है, फीमेल दे रखा होता तो हम 14 डिवाइड बाय 45 करते। सो यहां से टोटल 8 स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेरे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस, यानी पहले मैं यहां से टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट्स निकालूंगी, यहां से फिर वो टोटल आर्ट्स वाले ये जो निकालने हैं मैंने, उसके बेसिस पे मैं टोटल आर्ट साइंस कॉमर्स के निकालूंगी और फिर इन दोनों को निकाल के डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से बता देती हूं मैं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमें दे रखे हैं आर्ट्स में पास हुए टोटल मेल मेंबर्स, यानी 31 डिवाइड बाय 45। 45 कहां से आया, 31 और 14 को जोड़ के आया। ओके, तो उसका टोटल, तो यहां से मैं टोटल कैलकुलेट कर पाऊंगी 0 इंटू 45 डिवाइड बाय 31। ठीक है, ये चीज मेरे पास क्या आ गई, टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट्स आ गए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3600 आएगा। 3600 ना, हाँ, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 3600 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा एक बार, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकती है, बट 3600 बिल्कुल सही है, मैंने कैलकुलेट किया है। सो ये 3600 आ गया, यानी 3600 टोटल आर्ट्स के बच्चे हैं। ओके, आर्ट्स के बच्चों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, 5 और 4 9 और 2 11, यानी 2/11 किसका, टोटल आर्ट साइंस और कॉमर्स का किसके बराबर आ गया, 3600 के बराबर आ गया। ओके, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर टोटल निकल आएगा। टोटल कैसे आएगा, 3600 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2, यानी 2 एकम 2, 2 8 16, 0 0 0 0, 11 8 88, 8 और 11 एकम 11, 11 और 8 19, 19800। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो ये आ गया 19800, यानी टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए 19800। पहले मैंने क्या किया, ये जो 31 वाला दे रखा था, यानी मेल दे रखे थे, वो कैलकुलेट किए। तो वहां से टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट्स कैलकुलेट किए, जो कि मेरे पास आ गए 3600। देन मैंने उस 3600 को रेफरेंस लेके 2/11 से टोटल निकाला यहाँ पे, तो टोटल मेरे पास, यानी आर्ट साइंस और कॉमर्स का ए सिटी में टोटल मेरे पास आ गया 19800। अब मैं निकालूंगी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स, यानी कि 4/11 ऑफ टोटल, यानी 19800। ठीक है ना, ठीक है। एंड देन हम निकालेंगे 5/11 ऑफ 19800। ठीक है जी, तो बस ये 4 और 5/11 आप कैलकुलेट कीजिए और माइनस कर दीजिए। माइनस करके कैसे आएगा ये आपका आ जाएगा जी, एक आएगा 9000, एक आएगा 7200, दोनों को माइनस करोगे तो 1800 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, हो जाएगा कट आउट। देखो ये 11 एकम 11 बचे 8, 11 8 88, 1800 सेम इधर। अब 1800 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से कर दो, 8 चौके 32, ये यहाँ 7200 आ जाएगा, ये यहाँ 9000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 1800, और माइनस करने का ही हमसे पूछा था, डिफरेंस पूछा था हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कॉमर्स में और साइंस में पास हुए हैं। तो आंसर आ गया फोर्थ क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी इज, तो फीमेल दे रखे हैं इस बार आर्ट्स में सिटी सी में, ये सिटी सी है। यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स आर्ट्स में, यानी ये 16 वाला दे रखा है। नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी, यानी पहले आप कॉमर्स वाला निकालो यहां से, फिर आप जाके यहां से कॉमर्स का ये वाला पोर्शन निकालो, मेल। ठीक है, अब वो मेल जो हैं वो कितने अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पास आउट हुए हैं सिटी सी से। ठीक है, सो हम इसको अगेन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें 34 + 16 करना पड़ेगा। 34 + 16 क्या, 6 और 4 10, 3 और 4 और 1 5, 50। ठीक है, यानी कि मेरे को दे रखा है 16/50 ऑफ टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 768। ठीक है, यहां से जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा आपका 2400। करके देखिएगा, बिकॉज हर एक जगह मैं करके दिखाने लगी तो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाएगी। ओके, यहां से मैंने निकाल दिया टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट्स। उस टोटल से मैं ये टोटल निकाल सकती हूँ कि आर्ट साइंस और कॉमर्स में कितने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2400 वाले में 4 और 2 6 और 1 7, यानी 1/आर्ट्स क्या ना, 1/7 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 2400।
ठीक है, टोटल आर्ट साइंस और कॉमर्स के। तो बस इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 0 0 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 15 16 16,800 आ गया जी। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कैलकुलेट किया, पहले मैंने 2400 कैलकुलेट किया कि टोटल आर्ट्स के बच्चे हैं यहाँ सिटी सी में 2400, क्योंकि फीमेल नंबर दे रखा है हमें। फिर हमने यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट किया जो कि आया 16,800। अब मुझे निकालना है जो कॉमर्स वाले पास आउट है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी सी, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 16,800 हैं। अब हमें पहले सिटी सी में कॉमर्स के स्टूडेंट निकालने हैं और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मेल निकालने हैं उनमें से। तो कॉमर्स के कैसे निकलेंगे, 4 और 1 5 6 और 7, यानी 2/7 ऑफ 16,800। ठीक है, तो 7 दूनी 14 15 16 7 चौके 28 0 0, यानी 24 दूनी 4800। ये मेरे टोटल आर्ट साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। 4800 मेरे टोटल जो हैं वो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अब हमें हमसे पूछा है, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड होता ही रहता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव ले रहे हो, हर जगह। इट्स ओके, ठीक है। सो 4800 हमारे क्या आ गए, कॉमर्स के स्टूडेंट आ गए। अब इस कॉमर्स वाले में से हमें मेल पोर्शन निकालना है। मेल कैसे निकलेंगे, तो ये टोटल करेंगे तो 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 31/60 जो है टोटल कॉमर्स के स्टूडेंट का, वो मेल मेंबर है। यानी मैं इसका अब 31/60 कर दूंगी 4800 का, तो मेरे पास मेल मेंबर्स आ जाएंगे। 8 छिके 48, ये 80, 0 8 1 8, 8 दूनी 16 8 तिया 24, 2480। ठीक है जी, ये मेरे पास मेल मेंबर्स आ गए। टोटल मेरे पास जो सिटी सी से पास आउट हुए हैं वो 16,800 हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी जो कॉमर्स के नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी, यानी 2480 इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंटेज ऑफ जो सिटी सी में पास हुए हैं। यानी 16,800 का कितना परसेंटेज किसके बराबर आएगा, 2480 के बराबर आएगा। ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं बाकी चीजें इरेज कर देती हूं क्योंकि बाकी चीजें हमने कर ली हैं कैलकुलेट, और अब हमें ये वाला कैलकुलेशन करना है। ये जो परसेंटेज आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। क्या आएगा आंसर, और यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 2480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 168 0 0, 2 0 से 2 0 कट। इसको आप कट आउट करके देख लीजिएगा, पॉइंट्स में आएगा आंसर, और पॉइंट्स में आंसर आपका आएगा 14.76। ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये 14.76, आप करके देखिएगा। नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली, सिटी एफ में नंबर ऑफ मेल्स, वो भी कॉमर्स में, नंबर ऑफ मेल्स कॉमर्स में, ये रहा, इज इतने अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंटेज मोर देन दैट द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ। तो ये फीमेल हैं, ये मेल हैं। 16 और 11 को प्लस करेंगे तो 6 और 1 7 और 1 और 1 2 27, यानी कि मेरे पास नंबर नहीं दे रखा इस बार, मुझे ये पता है 16/27 जो है ये मेल मेंबर्स हैं टोटल का, और जो आपका 11/27 है टोटल का, वो फीमेल मेंबर्स हैं। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स, यानी कि ये इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट मोर देन दैट। अगर मोर देन की बात हो रही है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने ज्यादा हैं, तो मैं इसको टी को रखती हूं साथ में, चलो 27, इसको माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा कि कितना ज्यादा है ये। ओके, तो ये 27, 16 में से 11 गए, 6 में से 1 गया, 5 ना, 5/27 इतने ज्यादा है 5/27, लेकिन किससे ज्यादा है, 11/27 से, यानी फीमेल मेंबर से। ओके, सो ये कैसे आ जाएगा, 5/27 डिवाइड बाय 11/27 इंटू 100। टेक्निकली तो यही होता है हमारे पास, राइट। सो 5/27, 27 ऊपर चला गया, 11 नीचे, इंटू 100, 27 से 27 कट, 500 और 11 आ गया, 500 डिवाइड बाय 11, 11 चौके 44, बचे कितने 6 0 और 11 पंजे 55, सो 45 समथिंग, यानी 45.45 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर।
यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है, बट हमें ये रेशियो दे रखा है, तो उस बेसिस पे हम आंसर यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन है आपका 6th क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी ascribed टू लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इट इज अ वे हाउ द स्टूडेंट लर्न्स, कैसे बच्चे सीखते हैं उसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। दे आर स्ट्रेंथ्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। तो ये स्ट्रेंथ और प्रेफरेंसेस हैं लर्नर्स की कि वो किसी भी स्टिमुलस से कैसे रिएक्ट करेंगे। इट इज वॉट द लर्नर लर्न्स। तो लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि कैसे सीखा है, ये नहीं है कि क्या सीखा है। ठीक है, सो वॉट नहीं आएगा जब लर्निंग स्टाइल की बात हो रही है। इट इज अ बिहेवियरल पैटर्न डेवलप्ड फॉर एनी न्यू लर्निंग। हाँ, पैटर्न हो सकता है कि आप कैसे सीख रहे हैं अल्टीमेटली। सो लर्निंग स्टाइल मतलब आपने कैसे वो चीज सीखी है। तो सी नहीं आएगा, ए, बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। What is the following can be correctly inferred? ओके, क्या इंफरेंस हम निकाल सकते हैं। यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स। तो आपको पता है कि मुझे कैसे पता है कि एनिमल्स में भी सोल होती है। बिकॉज ऑन एन एवरेज जो लोवेस्ट एनिमल है इज अ लॉट नाइसर एंड काइंडर देन मोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इनहेबिट दिस अर्थ। यानी वो ज्यादा जो लोवेस्ट एनिमल है ना वो भी अच्छा और नाइस और काइंडर है किससे, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग से जो कि धरती पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि सोल जो है वो होती है एनिमल में। तो इसमें कौन सी प्रेमाइस रहेगी, कौन सा कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो ये लोवेस्ट प्रेमाइस है, ये लोवेस्ट मतलब सेम चीज आप प्रेमाइस और कंक्लूजन नहीं बता सकते, यानी ए और डी साथ में नहीं आएगा, तो एक ऑप्शन तो एटलीस्ट कट हो गया। ओके, दूसरी चीज देखिए, इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो ये है क्योंकि आप एक रीजनिंग दे रहे हो कि वो एनिमल्स जो हैं उनमें भी सोल होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट तो आएगा, तो सी भी गलत हो गया। सी अगर कट आउट हो गया तो आंसर हमारा थर्ड बचा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंक्लूजन है कि एनिमल्स में सोल होती है। तो अगर ये कंक्लूजन है तो रीजनिंग क्या हो जाएगी, लोवेस्ट एनिमल वाली जो हमने बताई। सो ए और ई जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्रीमाइस, ई कंक्लूजन, आंसर जो है वो अपना थर्ड हो गया। Which of the following universities were set up in 1916? अगर आपने PYQs भी कर रखे होते तो PYQs में ओस्मानिया, SNDT, BHU, पटना, ये यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी आई हुई हैं। और तब मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन हैं वो कब कब आई हैं वो क्रोनोलॉजी तो याद रखिए। ओके, चलो BHU का तो सबको पता है, 1916 की बात हो रही है। ठीक है, सो BHU तो आएगा। सो BHU अगर आएगा तो ई और ई तो आना ही है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए। अब बी, सी, ए और डी में से अगर आपको एक का भी आइडिया हो तो आप इसको सोल्व कर जाएंगे। अगर आइडिया होता तो ये बी और सी जो हैं वो अपनी 1916 की ही देन है, तो बी, सी, ई जो है वो अपना आंसर होगा। और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है, मैंने तब करवाई थी ये वाला पोर्शन। ठीक है, जहां पे पटना, नागपुर, एसएनडीटी, अलीगढ़, ओस्मानिया। तो अब इसमें से ओस्मानिया, एसएनडीटी और पटना उठा के एज इट इज दे दिया। बीएचयू और क्वेश्चंस में आया हुआ है तो वो हमें पता ही है। मैसूर बचा, उसके आपको जरूरत भी नहीं थी अगर आपको ये भी पता हो कि अच्छा बी, सी और ए, डी में से कोई एक चीज है या नहीं है। राइट, सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट याद रखनी पड़ेंगी जो जो यूनिवर्सिटीज प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। ओके, तो BCE आपका आंसर हो जाएगा। ये 1916 की यूनिवर्सिटीज है। कई बार इनको भी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इनके ईयर तो सेम है लेकिन इनके मंथ अलग अलग हैं। ठीक है, बी, सी और ई के। सो वो मंथ भी एक बार देख लीजिए कि अच्छा एक फरवरी में है, एक जुलाई में और एक कैसे है, तो वो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार के हर एक उसमें सेट में आए, हर एक शिफ्ट में आया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं उनमें भी यही चीज पूछी गई है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस बार नया था तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। यानी 1.7 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 2.2 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, 3.6 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 और 3/16 इंटू 100।
इसको सोल्व करके उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एज सिंपल एज दैट। सोल्व करते ही ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके आ जाएंगे और उसके बाद इसको हम अरेंज कर देंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सी है, तो सबसे ज्यादा सी, उससे कम है 21 ए, देन 20 बी, और फिर आपका 18.75। ओके, तो दो सिंपल सी चीजें, ये दो चार जो नई चीजें आई हुई हैं उनको ध्यान रखिए। ओके, ये आंसर के मैं शायद वो लगाना भूल गई, इट्स ओके, पढ़ते हैं। देखो, क्रोनोलॉजी पूछी है आपसे अगेन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की बेस्ड ऑन फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन। इजी क्वेश्चन है, डिट्टो पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, वीआईपी क्लासेस में भी इसको करवाया हुआ है। ओके, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड। आपको इतना तो आइडिया होगा ना, वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई थी फर्स्ट जनरेशन में। अगर उतना भी आइडिया है तो भी आपका आंसर यहीं से सोल्व हो जाता है कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, देन ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी। कई एक जगह पे इंटीग्रेटेड करंट लिखा हुआ था ना, इसको जो हमने गलत बताया था और वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। सो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं आईसी का मतलब, एंड देन लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो है फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट अकर इन द सीरीज 1, 7, 17, 31, 49। तो ये सीरीज दे रखी है, किसका क्यूब करके क्या चीज माइनस करें, उस हिसाब से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आप एक बार करके देखिएगा आपसे सोल्व होता है या नहीं होता है। अदरवाइज कैसे सोल्व होगा, क्यूब करें और 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस कर दें। सो ये पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके के पैटर्न आपको समझ आ जाएंगे जब आप पीवाईक्यू सोल्व करेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है। ओके, सो देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्यूब बोल दिया ना मैंने, शायद स्क्वायर करना है। ठीक है, सो 2 का इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी आ जाएगी और उस बेसिस पे आपका आंसर सी, डी और ई आ जाएगा जी, सी, डी और ई। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन किस तरीके का क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो वो डिवाइड करके देखिए आराम से, ये फ्रैक्शन के बाद क्या पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, एटलीस्ट 2 डिजिट तक एक बार निकाल लिया कीजिए, और वो भी फेयर तरीके से, ऐसे होच पोच नहीं करना है कि अगर आपको 3 डिजिट निकालना पड़े तो आपको वापस से पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़े। ओके, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये इनका आंसर रहेगा 12/17, 0.70, 0.68, 0.72 और 0.69। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो 68, देन 69, 70 और आपका ये 72। तो आंसर क्या आ गया, पहले बी, देन डी, देन ए एंड देन सी। ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो है काफी इंफॉर्मेशन दे के जाएगा, बट ये इंफॉर्मेशन याद रखिए, ये रिपीटेडली पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में। फॉर्म्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस बोला है, अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कमी होना किसी चीज की। तो ये 4 तरीके के अभाव हैं, ये देखिए अभाव। अब ये 4 तरीके के अभाव का कहाँ पे क्या मतलब है वो पूछा गया है। ठीक है, सो प्रधावमन, एक तो इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब हो जाती है, प्रधवमस अभाव, प्राग अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन अभाव। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें ऐसी कोई गलत बात है नहीं क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह प्रोनाउंस किए जाते हैं। ओके, अब इसके बारे में एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्राग अभाव ये होता है जी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग बिफोर इट वॉज मेड। ठीक है, यानी जब तक उसको बनाया नहीं गया तब तक उस चीज की नॉन एग्जिस्टेंस है, उसकी कमी है कि भाई ऐसा पोर्ट जो है अभी तक बना नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि जब तक वो चीज नहीं बनी है तब तक उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, लेकिन जब वो चीज बन गई तो वो प्राग अभाव यानी वो जो कमी थी वो पूरी हो गई और वहां पे प्राग अभाव जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस है कब तक, जब तक वो चीज बनी नहीं है, एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। ठीक है, बिफोर इट वॉज मेड, ये प्राग अभाव होगा। देन है प्रधावमसा अभाव, इसमें रहेगा नॉन एग्जिस्टेंस आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जैसे यहां पे तो बनी नहीं थी तब तक के लिए नॉन एग्जिस्टिंग थी, यहां पे खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब उसके बाद वो चीज आ ही नहीं सकती वापस, वो बन ही नहीं सकती, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा जी, प्रथवमसा अभाव। देन है अत्यंत अभाव, ये भी दिस इज सेम एज लिमिटेशन इन स्पेस।
यानी एक ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, सो मतलब वेयर इट इज एट दैट टाइम बिकॉज इट इज लिमिटेड इन स्पेस। यानी आप इसको जैसे ये हेयर्स हॉर्न बोल देते हैं ना, कि ये हॉर्न हर जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग, मतलब इट्स लाइक वो चीज वहां पर्टिकुलर जगह पे ही एग्जिस्ट करती होगी, अदरवाइज नॉन एग्जिस्टेंस है, वो हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैसे हर एक बुल के हॉर्न होते हैं, सो बुल्स हॉर्न जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं होता, हेयर्स हॉर्न बोला जाता है कि वो हेयर्स हॉर्न जो है वो कहाँ, मतलब हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये वो ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वाली सिचुएशन। देन है अन्योन्य अभाव, यानी कि इसमें ये बोल रहे हैं हम कि जो डिफरेंस है वो एक चीज का दूसरी चीज से, जैसे अ पॉट इज नॉट अ क्लॉथ, यानी दिस इज नॉट दैट। ठीक है, दिस इज नॉट दैट, दिस है, दैट है, वैसे ही पोट है, क्लोथ है। तो ये क्या हो गया, आप कंपैरिजन यहां पे नहीं कर सकते, ये म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस है। पोट की जगह पे पोट प्रेजेंट है, क्लोथ की जगह पे क्लोथ, पोट क्लोथ नहीं हो सकता, क्लोथ पोट नहीं हो सकता, ये सिचुएशन है। अब हम इसके क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, कि ये आंसर थर्ड आया कैसे। अभी अभी बोला था अन्योन अभाव क्या हो गया, दिस इज नॉट दैट, यानी पोट इज नॉट क्लोथ, ओके, क्लोथ इज नॉट पॉट, तो वो चीज हो गई कि जो चीज जैसी है वैसी ही है, अलग से म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस है यहां पे। ओके, देन है हेयर्स होन जो हमने पढ़ा, अत्यंत अभाव, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया जी। टेम्परेरी एब्सेंस, टेम्परेरी एब्सेंस क्या होगी आपकी, प्राग अभाव, क्योंकि जब तक वो चीज बनी नहीं है तब तक एब्सेंट है। ठीक है, और ये जो आपका प्रथवंसा है ये क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस, कि वो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो ये चार अभाव जो हैं, ये चार कमी जो हैं, ये आपको याद रखनी है जी। Which of the following criteria in research relates mainly to the issue of causality? So cause and effect relationship की बात कहाँ होगी ज्यादा, तो वो internal validity में ज्यादा होगी जी। ठीक है, तो ये वो एक्सटेंट है जहां तक हम ये सब मतलब होता है ना, हमारा ये एविडेंस है कि ये कॉज एंड इफेक्ट का वो रिलेशन है और क्यों है, वो हम उसके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एक रीजनिंग एविडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वो कॉज एंड इफेक्ट या कॉजालिटी जो है वो कहाँ आएगी, इंटरनल वैलिडिटी में देखने को मिलेगी। What among the following can be correctly claimed in the light of assessment rubrics? So आप जो है क्या चीज को करेक्टली क्लेम कर सकते हैं जब असेसमेंट रूब्रिक्स की बात आएगी। रूब्रिक्स असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, होलिस्टिक रूब्रिक्स, डेवलपमेंटल रूब्रिक्स, चेकलिस्ट या आपका एनालिटिकल रूब्रिक्स, ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूब्रिक्स पूरा का पूरा मैंने आपको करवा रखा है डिटेल वीडियो में, अगर आपको देखना है तो। A tool used to interpret and grade students on the basis of some criteria, बिल्कुल रूब्रिक्स में कोई ना कोई क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं और उस बेसिस पे हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो एक टूल हो गया ये। अ मीन्स टू इंक्रीज सब्जेक्टिव इवेल्युएशन बाय द इवेल्युएटर, इसमें हम पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव इवेल्युएशन पे ज्यादा नहीं जाते, हम इसके अंदर फेयर वो होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी और वो चीजें दिखाने के लिए हमारे पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं, ये बोला ना कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, सो वो क्राइटेरिया फिक्स होंगे, तो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन इंक्रीज नहीं होगा एक तरीके से। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द मार्किंग प्रोसेस, डेफिनेटली, कि अगर ये बोला है कम्युनिकेशन में से कम्युनिकेशन कैसा था, फ्लुएंसी कैसी थी, उनके 5-5 नंबर हैं, सो आप ये नहीं कर सकते कि किसी को कम्युनिकेशन में 5 में से 10 दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो मार्किंग स्कीम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाती है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेट आर्बिट्रेरी आएगा ये, आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर मॉडरेशन, एंड ये इनोवेटिव इवेल्युएशन सिस्टम है। तो देखो 3 ऑप्शन सही होने हैं, इनोवेटिव सिस्टम तो है ही इवेल्युएशन का, यानी कि ये आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स की बात नहीं करता, ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स की बात करता है, कि जब बोल दिया कि कम्युनिकेशन के 5 नंबर हैं, फ्लुएंसी के 5 नंबर हैं, कंटेंट के 5 नंबर हैं, तो आपको इसी बेसिस पे ये डेक्लेमेशन जज करना है। ठीक है, ये स्पीच जज करनी है, सो वो चीज क्या होगी, वो रूब्रिक्स में आ जाएगी एक तरीके से। सो ए, सी और ई, यानी फोर्थ आंसर होना जी, फोर्थ है आंसर। ठीक है जी। Which of the following cannot be treated आएगा, cannot be treated as the folk tradition of communication इंडिया में? So सिनेमा, जत्रा, देन रामलीला और कुंभ मेला, तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको एक ही कैटेगरी की दिखाई दे रही होंगी, ये फोक ट्रेडिशन से रिलेट करेंगी, इनको हम फोक ट्रेडिशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सिनेमा को नहीं कर सकते। 5 W's पूछे हैं जी, कई बार C's पूछ लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन के C's की बात, कई बार कम्युनिकेशन के W's की बात, तो ये आपको पता हो। सीक्वेंस में लगाना पूछा गया है, सीक्वेंस में इट्स लाइक सबसे पहले आप कौन की बात करोगे, हु,
और सबसे लास्ट में आप वाई की बात करोगे, क्यों, क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता हो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट ये क्वेश्चन के आंसर में आपको कहीं भी डी नंबर 1 पे दिख नहीं रहा है, तो इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगा सकते। क्वेश्चन ड्रॉप्ड था, बट इसका आंसर क्या रहेगा, पहले हु, देन व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो ये 5 W's हैं, ये प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी कि कौन क्या कब कहां क्यों, कौन क्या कब कहां क्यों, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज की ऑब्जेक्टिव्स, ये इतना इजी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेंडाई फ्रेमवर्क बार बार आया हुआ है कि ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। 2015 से लेके 2030 तक के फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है जो कि रिलेट करता है अपना किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, वो भी 2015 से 2030 तक की बात करते हैं। यानी ये आने वाले 2030 तक के क्वेश्चंस में तो पूछा जा सकता है। यानी इतना तो आपको पता होना चाहिए था। अगर इतना भी पता होता तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाता, आपको साफ साफ पता चल जाता, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा किस चीज के बारे में है। तो जब मॉन्टेरी कॉन्सेंसस की बात हो रही है तो ये डेवलपमेंट इन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। देन बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो उसमें इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट की आप बात करेंगे तो वो कॉमन फ्यूचर से रिलेटेड रहेगा। ओके ये देखो, ये PYQs में आया हुआ था क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यानी यहां से आपको ये तो समझ आ रहा था कि सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, 2015 से 30 तक का फ्रेमवर्क है। ओके तो इस तरीके से PYQs देखो, सिर्फ ये इतनी से PYQ की इंफॉर्मेशन से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आराम से। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं वो। To voice narration for your Microsoft PowerPoint presentation, your computer must have. तो अगर आप नरेशन देना चाह रहे हैं कुछ उस Microsoft PowerPoint presentation से, तो आपके कंप्यूटर में क्या चीज होनी चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, स्पीकर या एक्सटर्नल वीडियो पोर्ट या फिर माइक्रोफोन। तो देखो इंटरनेट की तो जरूरत नहीं है, आप वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। सो बी तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा तो ये दो ऑप्शन तो कट आउट हो गए आपके, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब बचा AE और ACE, ए यानी साउंड कार्ड और ई यानी माइक्रोफोन। तो स्पीकर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आपको प्रेजेंट करना है तो माइक्रोफोन इज इनफ क्योंकि आप उससे नरेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो वॉइस नरेशन जो है वो यहां से भी पॉसिबल हो जाएगी। ए और ई जो है वो आपका आंसर रहेगा। साउंड कार्ड और माइक्रोफोन जो है ये तो होना ही चाहिए, योर कंप्यूटर मस्ट हैव, ठीक है। तो ये दो चीजें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू UGC regulations 2018 प्लेगरिज्म का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज कॉन्स्टिट्यूट लेवल 1 प्लेगरिज्म। लेवल 0 क्या रहेगा, जब आपका प्लेगरिज्म लेस देन 10% है। लेवल 1 क्या रहेगा, जब 11 से लेके 40 तक है, ठीक है। 11 से 40 या 20, लेवल 1 है ना, ठीक है, 40 आएगा। लेवल 2 आपका आएगा 41 से 60 और लेवल 3 आ जाएगा अबाउ 60%, ठीक है। यहां पे तो हम रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करते हैं। इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, एक में तो हम 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करने को बोलते हैं और एक में 1 साल तक आप सबमिट नहीं कर सकते। और लेवल 0 में हमारे पास बिल्कुल सही है, हमारी थीसिस सही चीज है, प्लेगरिज्म नहीं है। हम 10% से नीचे के प्लेगरिज्म को अवॉइड करते हैं, ओके, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अब लेवल 1 का प्लेगरिज्म क्या होगा, जो 11 से 40 के बीच में है ना, बिल्कुल। तो ये लेवल 1 का होगा, तो ये 12, 28 और 37, यानी ए, सी और ई, ठीक है, थर्ड आंसर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स दे रखे हैं आपको, वुमेन एजुकेशन, माइनॉरिटीज के एजुकेशन, ये सारे के सारे ना आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से और आपके DPSP से समझ आ जाएंगे। ये मैंने करवा रखे हैं डिटेल में, अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो थोड़े बहुत। ओके, सो वुमेन एजुकेशन की बात कहाँ पे होगी, देखो राइट टू एजुकेशन की बात तो इसमें होगी, आर्टिकल 21A, ठीक है। अगर इतना भी आपको पता था, जो कि बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए, तो दो ऑप्शन आपके कट आउट हो गए, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट का थर्ड आएगा, ये हमें कंफर्म हो गया, यानी फर्स्ट का थर्ड मतलब वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है तो 15 का पार्ट 2 इसकी बात हो रही है, पार्ट 2 में 15 आर्टिकल की। देन माइनॉरिटीज की एजुकेशन की बात हम 29वें में करते हैं, तो ये फोर्थ आ जाएगा और 28 जो है वो सेक्युलर एजुकेशन की बात करेगा। सो 3, 4, 1, 2 यानी थर्ड आंसर हो गया जी आपका। ओके, ये आर्टिकल्स आपको तभी ध्यान होंगे जब आपने पढ़े होंगे, स्टोरी की तरह समझने की कोशिश की होगी।
Which among the following fuels produces least amount of soot particles during combustion? तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो हम सीएनजी को सबसे सेफ मानते हैं एज कंपैरिजन टू दिस, तो वो सूट पार्टिकल वहां पे लीस्ट मिलेगा, तो सीएनजी आ जाएगा। ओके। If a race of 500 meter run, A beats B by 20 meter and C by 80 meter, यानी 500 मीटर की दौड़ है, उस 500 मीटर की दौड़ में A जो है वो 500 मीटर दौड़ा, B मतलब जब A पहुंच गया 500 मीटर वाले रन पे तो B हार गया ना ऑब्वियसली, तो B तब तक 20 मीटर पीछे था, 20 मीटर से हराया है उसको, यानी वो 480 मीटर दौड़ा है सेम टाइम में, और C जो है वो अपना 420 मीटर दौड़ा है सेम टाइम में। ओके तो यहां से क्या मैं स्पीड या वो निकाल सकती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, यानी इनका टाइम तो सेम रहेगा। मान लो मैं टाइम टी, इसने टी में कंप्लीट किया, तो उस टी टाइम में इसने 480 मीटर दौड़ा, इसने टी टाइम में जो है आपका 420 मीटर दौड़ा। तो अब मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहां से स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर टाइम, तो ये क्या हो गया 500 डिवाइड बाई टी, ये हो गया 480 डिवाइड बाई टी, ये हो गया 420 डिवाइड बाई टी। टाइम हमें दे नहीं रखा, लेकिन एग्जैक्टली सेम स्पीड की अगर हम बात करें, यानी इसी स्पीड से ये दौड़ रहे हैं, तो 100 मीटर की दौड़ अगर ये दौड़े, यानी डिस्टेंस चेंज हो गया, स्पीड सेम है, तो कितने मीटर से बी जो है वो सी को बीट करेगा, यानी 100 मीटर की दौड़ को बी कितनी देर में पूरा करेगा, 100 मीटर डिवाइड बाय 480 मीटर बाय टाइम, ठीक है ना, कितनी देर में पूरा करेगा, यहां से मीटर कैंसिल, तो ये 100 डिवाइड बाय 480 ऊपर टाइम जा सकता है, तो ये चीज आ गई, यानी बी जो है वो पूरा कर रहा है 100 मीटर की रेस को इतने टाइम में। ओके, सी तब तक, यानी इतना टाइम जब चला गया और बी ने पूरा कर लिया, इट्स लाइक टी टाइम चला गया था ना, और बी इसने तो पूरा कर लिया था, तो इसने 480 मीटर किया था। अब हम बोल रहे हैं कि अगर 100 मीटर के हिसाब से बी ने इतना टाइम लिया है, तो सी इतने टाइम में कहां पहुंचा होगा, तो ये तो टाइम हो गया सी का, ठीक है, और डिस्टेंस अपना 100 ही है, और ये अपने पास स्पीड हो गई, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो यानी कि ये अपना रिलेटिव स्पीड, ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम ही निकालना चाह रहे हैं ना, हाँ ठीक तो है, 100 नहीं 420 ये टाइम है ना मेरे पास, ठीक जा रही हूं ना मैं, ठीक जा रही हूं, यहां तक आ गए थे हम 420 तक, ठीक है। सो ये जो टाइम लेगा सी, वो सी की स्पीड है सी की 420 एंड बाई टी, और अपने पास डिवाइड बाय ये टाइम लगा दिया मैंने 100 टी बाई 480 जो अभी अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका 87.5 आएगा, यानी जब तक बी ने 100 मीटर कवर किए थे सी ने सेम टाइम में 87.5 मीटर कवर किए हैं, तो कितनी मीटर से हराया, 12.5 मीटर से बी ने सी को हरा दिया जी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका 4th हो गया, ठीक है ना, ठीक था। A researcher decides to tell participants something false about a research session in order to mislead them. तो उन्होंने जानबूझ के, उसने रिसर्चर ने डिसाइड किया है और उसने जानबूझ के कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च सेशन के बारे में बताई है। तो रिसर्चर ने कौन सी तरीका यूज किया है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, रोल प्लेइंग, एक्टिव डिसेप्शन और डिहॉक्सिंग। सो ये एक्टिव डिसेप्शन रहेगा जी, ये भी चीज करवा रखी है अगर आपने रिसर्च देखा हो, यानी आपने, और अगर रिसर्च छोड़ो आपने अगर पीवाईक्यूज भी देखे हो तो वहां पे भी एक्टिव डिसेप्शन या डिसेप्शन की बात कई बार आ चुकी है। सो एक्टिव डिसेप्शन मतलब आप एक्टिवली जानबूझकर धोखा दे रहे हो, डिसेप्ट कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट को मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। बाद में लास्ट में जाके ऑब्वियसली आप उसको बताओगे कि हाँ ये झूठ बोला गया था एक्टिवली, ताकि वो जो है उनकी रिसर्च जो है वो हैम्पर ना हो। What can be correctly inferred about the traditional teaching method and support system? तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करेंगे तो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। अगर ये होता ही है तो आपका फर्स्ट और आपका थर्ड तो नहीं आएगा, ठीक है, करेक्ट पूछा हमसे। इट इज नोन एज बैक टू बेसिक सिस्टम। हाँ, बैक टू बेसिक इज लाइक पुराने जमाने में जो चीजें होती थी ट्रेडिशनली। सो ए और बी तो हैं, अब डी और ई में से देखना है, सी को तो वैसे ही हटा दिया यहां से हमने। द स्टूडेंट कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, स्टूडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सेल्फ लर्निंग टूल यूज करने की।
वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द टीचिंग टूल। वर्चुअल लैब थोड़ी यूज होती थी, चार्ट, मैप, टेक्स्ट बुक, ये रिसोर्सेज यूज होते थे, या हैंडआउट्स यूज होते थे जो टीचर ने बना रखे हों, राइट। सो सी नहीं आएगा, देन आपका डी नहीं आएगा, ए, बी और ई जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। A person sold an item at a loss of 7%. Had he sold the item at a gain of 7.5%, he would have received 87 rupees more than his selling price. तो cost price क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं आए या फॉर्मूले नहीं रट रखे हो या नहीं समझ आ रहे हो, तो आप कॉमन मैथ्स लगाइए, अपनी कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। यानी कि आप रिवर्स में चले जाइए। आपका ये ऑप्शन देखो 500 है, तो मैं 500 से शुरू करती हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस 500 है, ठीक है। तो वो कॉस्ट प्राइस जो है इसके हिसाब से मैंने अगर 7% लॉस पे बेचा है, तो 7% क्या आ जाएगा इसका, 5 7 35, यानी 500 से 35 रुपए कम, यानी 465 में बेचा है कोई मटेरियल। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया जो कि लॉस पे बेचा है। अगर मैंने इसको 7.5% के गेन पे बेचा होता, यानी 500 का 7.5 निकाल लो, 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। सो 5 5 25, 2 5 7 35, 36 37, यानी 37.5 रुपीज एक्स्ट्रा का अगर बेचा होता तो ये 537.5 का बेचा होता, ये सेलिंग प्राइस होता, ठीक है। सो ही वुड हैव रिसीव्ड 87 मोर। तो क्या ये 87 ज्यादा है एक दूसरे से? 87 तो नहीं है जी, क्योंकि 0.5 आ गया तो कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा ही है, तो ये तो नहीं रहेगा आंसर। सेम चीज, चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 550 की जगह 600 से करके देख लो कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 600 है तो 600 में 7% लॉस पे अगर मैं बेच रही हूं, 7 छिकी 42, यानी कि 600 में से 42 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, यहां 9 में से 4 गए 5, और ये आ गया 5, 558 में बेची है कोई चीज। लेकिन अगर मैं उसी चीज को 7.5% के गेन पे बेचती, 2 0 से 2 0 कट, 5 छिकी 30, 7 छिकी 42, 43 44 45, यानी 45 रुपए ज्यादा में बिकती हो, यानी वो 645 की बिकती। तो अब 645 में से 558 माइनस करके देख लो, तो 645 माइनस 558, 15 में से 8 गए 7, यहां बच गए 13, 13 में से 5 गए 8 और 5 13, 87 आ गया आंसर। यानी कि उल्टा चलने लग जाओ फिर। तो 600 रुपए में अगर कोई चीज मैंने खरीदी है तो उसको मैं 7% लॉस पे बेचा है, अगर मैं उसको 7.5% गेन पे बेचती तो मुझे 87 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है। तो जब आपको कुछ नहीं पता हो तो आपको कॉमन शॉपिंग वाला मैथ्स लगाना है कि इतना तो आता है कि चलो एक कोई चीज थी आपके पास, कितने में बेची, परसेंटेज तो निकालना आता है ना, वो तो डीआई में भी यूज हो रहा है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कंफ्यूजन है या एक्स मान के क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि अच्छा अगर कॉस्ट प्राइस एक्स होता उसका 7%, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता 7/100x। अब ये अपना कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाता आपका, कॉस्ट प्राइस एक्स होता तो ये सेलिंग प्राइस इसका प्रॉफिट हो जाता 7% का, या लॉस, ठीक है। लॉस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस -7 तो ऐसे कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट हो तो आप रिवर्स में चलने लग जाइए, ठीक है। आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, वर्ड दे रखा है, कोड दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक ट्रिक अपना सकते हो। जैसे ई है यहाँ पे कोडिंग ई की तो सेम होनी चाहिए ना, तो ई की देखो यू और यू है, सेम है, यानी ई का कोड अगर यू है तो ई यहाँ पे भी तो है, यानी एक जो चीज बची है उसमें यू ये आ गया, यानी यहां से मैं बी का फर्स्ट तो श्योर हो गई। अब मैं बी का फर्स्ट अगर श्योर हो गई तो मेरा आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक आप अपना सकते हो, क्योंकि देखो क्यू ओ पी डी ये तो सारे ही अलग अलग हैं, ठीक है, बट ये ई यहाँ पे ई और ई सेम है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हो। या फिर ये और कंफर्म करने के लिए ये वाला ई भी चेक कर लो कि जो पीच का है, मान लो थर्ड है ना, सी का फोर्थ है, तो सी का फोर्थ क्या सेकंड नंबर पे देखो यू ही है, तो ई की जगह इन्होंने यू मेंशन कर रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, रादर देन अब आप क्वेक का एग्जैक्ट ढूंढने निकलो कि क्या कैसे कन्वर्ट किया है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो उन्होंने दे दिया कि क्वेक को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो अब ये बताओ इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, राइट। उसमें तो आप फिर भी कंपेयर कर लोगे कि कैसे लिखा उन्होंने, क्या जो है मैथ्स या क्या कैलकुलेशन अपनाई, बट यहाँ वाली चीजों में आप थोड़ी सी ट्रिक या थोड़ा सा स्मार्टनेस जो है उसके साथ काम कर सकते हो। What can be inferred correctly from the following?
Okay, no musicians are Greek. All traders are musician. Therefore, no traders are Greek. ओके तो ये बोल रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट्स फिगर 2 ऑफ द सिलोगिस्टिक आर्ग्यूमेंट। अब आपको फिगर निकालना आना चाहिए तभी आप बता पाओगे। ये ई ए ई मूड का है तो वो भी आपको पता होना चाहिए मूड कैसे कैलकुलेट करना है। सो मूड यूजुअली जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, एक आपका पहली मेजर टर्म, देन माइनर टर्म, देन टर्म नहीं प्रेमाइस सॉरी, देन कंक्लूजन। सो मेजर प्रोमाइस, माइनर प्रोमाइस, कंक्लूजन। यहां से आप क्या करोगे, अब देखो मेजर टर्म क्या है, ग्रीक है, तो ये अपनी मेजर कंक्लूजन, मेजर प्रोमाइस है, नो म्यूजिशियंस आर ग्रीन और ग्रीक, तो ये ई है, ए ई आई ओ निकालना आता है आपको। ये ऑल वाली क्या हो गई, आपकी ए हो गई, एंड देन आपका लास्ट में भी नो है तो ये भी आपकी ई होगी। तो ई ए ई जो है वो मूड है, ये बात ठीक है। टर्म ग्रीक जो है वो मेजर टर्म है, हाँ, क्योंकि कंक्लूजन में पहली जो टर्म होती है वो माइनर टर्म होती है, दूसरी टर्म जो है वो मेजर टर्म होती है, तो ये बात भी ठीक है। माइनर टर्म ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, माइनर टर्म है ट्रेडर कंक्लूजन में, तो नो ट्रेडर्स की बात हो रही है, तो हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल सही बात है। मिडल टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मिडल टर्म क्या है, म्यूजिशियंस, तो यहाँ पे नो म्यूजिशियंस की बात हो रही है, यहाँ पे ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियंस की बात हो रही है, तो ये जो नो म्यूजिशियन है यहाँ पे तो हो गया ना वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, सो ऑब्वियसली ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, सो 3 ऑप्शन ही मैक्सिमम है हमारे पास, तो बी सी डी अपना सही आ जाएगा, यानी कि ये फिगर 2 को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब फिगर्स कैसे निकालने हैं, मूड्स कैसे निकालने हैं, वो आपको वीआईपी क्लास में करवाया हुआ है, मेक श्योर आप करके जाएं भाई। ठीक है, internet terms, blog or podcast, tagging, wikis. Okay, allow users to create and edit web page using a browser. ब्राउजर का यूज करके आप वेब पेज को क्रिएट या फिर एडिट कर सकते हो। हाँ, विकीपीडिया जैसा साउंड कर रहा है। अ टाइप ऑफ बुक मार्किंग वेयर अ यूजर मार्क्स अ वेब पेज, तो जब आप वेब पेज को मार्क कर रहे हो यानी टैग कर रहे हो कहीं ना कहीं। सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स और पर्सनल इंटरनेट जर्नल, तो पर्सनल यूजुअली ब्लॉग्स होते हैं, तो ये 4th आ जाएगा एंड ये 3rd आ जाएगा। सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स आपके पॉडकास्ट हो गए, तो 4 3 2 1, ठीक है ना, 3rd आंसर आ गया। ये कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं बहुत सारी तो आपके पेपर 1 में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठेंगे ना चीजें हो जाएंगी। इनमें से कौन सी करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, प्रमाण के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़े हुए हैं अलग अलग कि जैसे चरक वाली बात करते हैं तो वहां सिर्फ परसेप्शन को हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। ठीक है, कहीं पे हम परसेप्शन और अपना इन्फ्रेंस को मानते हैं, कहीं परसेप्शन इन्फ्रेंस वर्बल टेस्टिमनी को मानते हैं। ओके, सो वर्बल टेस्टिमनी फॉर सामख्य, अ वर्ड सिग्निफाइज यूनिवर्सल, अ वर्ड सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर, For old न्याय a word symbolize universal only, और वेदांतिन्स के लिए a word primarily means the class character of individual। तो यहाँ पे शब्द का मतलब क्या रहेगा, किसी भी इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली उसने क्या चीज बोली है, सो ये चीज जो है वो आपकी सही रहेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क करवाया था, और आपके जो है ड्यूरिंग वीआईपी क्लासेस भी बताया था, प्लस पीवाईक्यू सोल्व करते टाइम भी बताया था कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी आ रहा है आजकल, और हर एक क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सो यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जो डिटेल्ड वीडियो इसकी बना रखी, मेक श्योर आप उसको देख के जाएं। सो क्रेडिट लेवल अर्नड आफ्टर डॉक्टरल डिग्री, टोटल क्रेडिट जो है हम 8 की बात करते हैं, और 8वें पे जाके ही डॉक्टरल डिग्री की बात होती है। ओके, macro teaching, micro teaching, station teaching, cooperative teaching. Okay, a teaching technique specially used in teachers pre-service education to train them systematically. So pre-service में micro teaching use होती है जी, एक skill develop करने के लिए टीचर के अंदर। So जो बीएड में एमएड में प्यूपिल टीचर के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग करवाते हैं हम। एन अप्रोच वेयर द एजुकेटर्स डिवाइड द कंटेंट अमंग देमसेल्फ, जो एजुकेटर्स हैं, मान लो 3-4 टीचर्स हैं, उन्होंने डिवाइड कर लिया, अब स्टूडेंट्स अलग अलग जगह बैठ के कि अच्छा पहले एजुकेटर से ये चीज सीख ली, दूसरा ये पढ़ाएगा, तीसरा ये पढ़ाएगा, तो ये स्टेशन टीचिंग हो गई एक तरीके से, यानी आप जगह जगह जाके सीख रहे हैं या जगह जगह आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इट्स लाइक कंपार्टमेंट्स बना दिए, स्टेशंस बना दिए कि यहाँ पे टीचर ये एजुकेटर जो है ये चीज पढ़ाएगा, यहाँ पे दूसरे वाला ये चीज पढ़ाएगा। Okay, a situation in a classroom where 2 teachers work together on a class together, so work on a class together, so ये क्या हो गया जी आपका कोऑपरेटिव टीचिंग, की टीचर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए पढ़ा रहे हैं।
When a teacher provides instruction to the entire class at one time for an extended period of time, ये अपना मैक्रो टीचिंग हो गई ब्रॉड लेवल पे, जहां पे एक टीचर जो है वो पूरी क्लास को एक साथ में ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो 4 1 2 3 आंसर आपका थर्ड हो गया। ओके, अरेंज द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज हैं ये एक तरीके से, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, श्रद्धापीठ। ठीक है, श्रद्धपीठ। तो ये ईस्ट टू वेस्ट यानी इधर से इधर तक, कि अगर ये भारत का मैप है तो यहां से यहां तक कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको लगानी है। ये तो पता है तक्षशिला पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ईस्ट में है, तो सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन सी हो गई, ईस्ट में हो गई आपकी, सॉरी सबसे ज्यादा वेस्ट में, पाकिस्तान वेस्ट में है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, सो वेस्ट में है ये अपना, इधर पाकिस्तान है। सो बिल्कुल पाकिस्तान में तक्षशिला है, उससे पहले पीओके में आपकी शरदपीठ है। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो सबसे वेस्ट में तक्षशिला हो गई और उससे पहले आपकी शरदपीठ हो गई। तो इतना सा भी अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, और आंसर आपका फोर्थ हो गया। नालंदा और विक्रमशिला की बात करेंगे तो विक्रमशिला थोड़ी सी और ईस्ट में चली जाती है, तो सी बी डी ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन, विक्रमशिला जो है वो ये लेट 8th और ये आपकी अर्ली 9th सेंचुरी में जो है वो बनाई गई थी, एंड वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट महावीरा थी ये, यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड थी विक्रमशिला, नालंदा, उदांतपुरी। तो उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट थी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और जो है बिहार में लोकेशन है अभी के लिए। नालंदा की बात करेंगे तो ये भी मॉडर्न बिहार में आपको आज के टाइम देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट क्या होगी, आई थिंक राजगृह करके है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। शरदपीठ जो है वो आपकी पीओके में मिलेगी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें शरदपीठ मिलेगी। एक छोटा सा गांव है, शर्दी या सर्दी बोल लो उसको, नीलम वैली में। ठीक है, वहां पे है ये टेम्पल था, ये ओरिजिनली सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिस्ट के लिए, बाद में इसको कन्वर्ट करके हिंदू टेम्पल बना दिया गया, और एक हिंदुओं के लिए ये एक साइट भी बन गई थी घूमने के लिए, जो कि बिलीव करते हैं कि ये टेम्पल जो है वो किसका, सरस्वती माँ का वास है, यहाँ पे घर है। ओके, एंड देन तक्षशिला जो कि प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है जी, नियर द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ओके, ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए थोड़ी ज्यादा जानी जाती है। Which is the first newspaper published in India in modern times? तो अगर आपको पता होगा तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये, बंगाल गैजेट हिकी ने मतलब शुरू किया था, तो हिकीज बंगाल गैजेट जो है वो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। ये एक आधी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर देखो, हमने लास्ट भी क्लास में एक बात की थी, उसमें भी कोई ना कोई सीक्वेंस की बात की थी, जिसमें हमने मोस्ट कंस्ट्रक्टेड चीज बताई थी, मोस्ट डेवलप्ड मध्य, उसको महाराष्ट्र को बताया था। तो देखो महाराष्ट्र में ऑलरेडी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, चीजें बहुत कम है, नेचर बहुत कम है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अरुणाचल प्रदेश या इन सब में से कहीं ज्यादा हो किसका, महाराष्ट्र का। तो सबसे कम रहेगा ये। ठीक है, फॉरेस्ट कवर अगर आप देखोगे तो सबसे कम महाराष्ट्र का रहेगा और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का रहेगा। तो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। मध्य प्रदेश से थोड़ा कम आप अरुणाचल का लगा लीजिए, अरुणाचल से पहले छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से पहले ओडिशा, और सबसे कम महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई वो एरिया ही ऐसा है ना जहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो बिल्डिंग्स ज्यादा मिलेंगे आपको कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस माइनस रेस्पिरेशन लॉस, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी टोटल जो आपने बायोमास प्रोडक्शन हुई थी अमाउंट, वो बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो ग्रोथ थी, लेकिन उस ग्रोथ में से हमने जो रेस्पिरेशन में यूज हो गई उसको माइनस कर दिया, तो ये नेट प्रोडक्टिविटी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसको हम बोलेंगे। ठीक है जी। What among the following is incorrect about स्वयं प्रभा launched by श्री अबुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जी, तो ये गलत है, और ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, अबुल कलाम आजाद ही हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत दे दी, बाकी ठीक है क्या। सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग द एजुकेशनल कंटेंट थ्रू डीटीएच चैनल, ठीक बात है। इसके 10 चैनल तो मिनिमम याद रख लीजिए, उनके नाम याद रख लीजिए, सीईसी ने वो दिए हैं या वो मैनेज करते हैं, वो याद रख लीजिए। वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट, इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म आपको पता हो, ये गुजरात गांधीनगर में है, गांधीनगर गुजरात में।
ओके, इन्फ्लिबनेट का जो वेब पोर्टल है, गांधीनगर गुजरात याद रखिए, क्योंकि कई बार इन्फ्लिबनेट का सेंटर मतलब इन्फ्लिबनेट कहाँ पे है, तो वो गांधीनगर गुजरात रहेगा। कंटेंट्स ऑफ स्वयंप्रभा आर प्रोवाइडेड बाय नेप्टेल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, इग्नू। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो सारी बातें ठीक है। ये गलत है जी, श्री अबुल कलाम आजाद वाली, और गलत ही हमसे पूछी थी, इनकरेक्ट। ओके, 3 मेजर एक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 3 मेजर चीजें क्या होंगी, एक तो सेंडिंग भेजना, एक रिसीव करना, एक उसको इंटरप्रेट करना। ये मेजर चीजें तो यही होंगी ना, उसके बाद आप उसको एनालाइज करके रिव्यू करोगे। तो पहली मेजर 3 एक्शन तो यही होंगे, ए, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंड करना, रिसीव करना और रिसीव किए हुए को इंटरप्रेट करना प्लस फीडबैक देना, वो कंप्लीट प्रोसेस बनाता है हमारा। इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर, क्लासरूम, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होगा, इंट्रापर्सनल, खुद के साथ ही तो आप कर रहे होते हो, मेडिटेशन होगा ना इंट्रा, तो इतना भी पता चल रहा है, तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपका मास कम्युनिकेशन का जरिया है, इंटरव्यूज क्या है, इंटरपर्सनल का जरिया है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्लास में हो जाएगा। तो 3 4 1 2, आंसर नंबर 4 इजी है। एल एम रिप्रेजेंट द, वही कन्वर्जन दे रखा है, कन्वर्जन में इस वैल्यू को कन्वर्ट करके आपको जो है 10 बेस में लेके आना है। पहले आप इनको कन्वर्ट करोगे, फिर प्लस करोगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, 16 का 0, 16 का 1, 16 का 2, यहाँ पे वैल्यू 1 रहेगी, ये 16 हो जाएगी, 16 16 256 हो जाएगी। अब ये वैल्यूज रख दीजिए, यानी 701, मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 16 0 0, देन आपका 256, इनको प्लस कर दीजिए, 256 और 6 और 6 12 और 1 13, 263, 263 आ गया इसका। अब ये 257 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेम तरीके से, 16 का 0, 16 का 1, 16 का दूसरा, देन यहाँ पे आप सेम वही, ये 1, ये 16 और ये 256, यहाँ पे 7 5 और 2 मेंशन कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7, 16 पंजे 80, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 512, इनको जोड़ दीजिए। तो 512 में 80 और 7 जोड़ने हैं, 7 8 और 9, 5 और 8 और 1 9 और 5 599। अब 599 और इसको 263 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 10 11 12, 9 और 1 10 और 6 16, 1 5 और 2 7 और 1 8, 862 आ गया जी 10 बेस में, ये 862। ठीक है, इजी था बट मैंने फिर भी करके दिखा दिया है आपको। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए 10 बेस से दूसरे में और दूसरे बेस से 10 में। 41st क्वेश्चन आपके सामने है, नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो इंटरवल, वही अगेन वेट 0 हो सकता है तो ये रेशियो में जाएगा। ठीक है, इतना सा भी आइडिया रहे तो बहुत है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी एथनिसिटी आपका नॉमिनल में चला जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल, लेवल है ना, रेंज है एक तरीके से, कहीं ना कहीं तो आप रैंक में लगाओगे उसको, है ना, या ईयर ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ कॉन्टिन्यूटी में रहेगा तो आपका नहीं, ठीक है, और ईयर ऑफ डेथ आपका इंटरवल में चला जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये आपके लिए नया हो सकता है, हो सकता है आपने ना सुना हो, पर इतना तो सुना होगा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी करके ना हम आधार कार्ड को बोलते, ना पैन कार्ड को बोलते, ना वोटर कार्ड को बोलते। तो ये अपार कार्ड रहेगा, फुल फॉर्म याद रखो इसकी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो है 2020 की पॉलिसी के अलाइनमेंट में बनाया गया है कि हर एक बच्चे का एक कार्ड हो, जैसे आधार कार्ड होता है यूजुअली, अपार कार्ड है। इस अपार कार्ड को बनाते कैसे हैं, जो टीचर आपका पेरेंट है वो वॉलेंटरली स्कूल में जाके बोलेंगे कि हाँ भाई हमें बनवाना है बच्चे का, फिर वो टीचर्स जो है वो अप्लाई कर देंगे और ये कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द स्कूल कि क्या क्या क्रेडिट रिकग्निशन आपकी है, कब कितने कहाँ क्या नंबर आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी और इसको ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन यहाँ होगी वो डिजी लॉकर पे उपलब्ध करवाई जाएगी। Identify the pattern of argument in the following. Argument का pattern, habits are like cable, okay, analogy यानी आप compare कर रहे हो, we weave a strand of it every day and it cannot be broken. ठीक है, सो ये कैजुअल आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी है, अथॉरिटी है, डेफिनेशन है। सो ये हम एनालॉजी हो गया क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं एक चीज को दूसरी चीज से, तो हैबिट्स केबल की तरह है, ऐसा इन्होंने बोला है। सो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी हो गया जी। ओके,
आई इरिटेशन कॉमन फिनोमिना है ड्यूरिंग स्मोक, किसकी वजह से होता है? 4 ऑप्शन है, 3 आंसर में दे रखे हैं, ओजोन नहीं आएगा आंसर में, बाकी 3 ठीक हैं जी। फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और एक्रोलीन। ठीक है, ये रीजन है स्मोक में किस चीज के? आई इरिटेशन के। तो आंसर आपका ए, बी और डी आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी वर्जन, जो आईपी एड्रेस है वर्जन 6 इज कितने टाइम्स लार्जर देन 4 आईपी एड्रेस? तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स लार्जर। ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देन आपका पैराग्राफ को पढ़िए ध्यान से। ओडिशा के बारे में है, ओडिशा में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जगन्नाथपुरी का जो फेस्टिवल है उसके बारे में है कि कैसे जो है वो यात्रा निकाली जाती है। उनके जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके साथ साथ जो बालाभद्रा और उनकी जो सिस्टर है सुभद्रा, तो उनके साथ मतलब वो दोनों भी साथ में होते हैं उस यात्रा में। तो एक कार फेस्टिवल या रथ यात्रा इसको बोला जाता है, और ये एक पर्टिकुलर रोड पे भी निकाली जाती है। देखो ब्रॉड रोड, जिसको हम बाडा डंड, यही है ना बाडा डंडा, ठीक है, इसको बोलते हैं। एंड बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, कार फेस्टिवल इज कंडक्टेड ऑन अ ब्रॉड रोड, उस रोड को क्या बोलेंगे? हाईलाइट मैंने कर दिया है, आंसर आपका 3rd रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डेटीज हु अकम्पेन्ड लॉर्ड जगन्नाथ इन दिस रथ यात्रा। तो कौन अकम्पेन करता है? ब्रदर ये बालाभद्रा और सिस्टर सुभद्रा, आंसर आपका 1st हो जाएगा। ठीक है, what is the name assigned to the journey wherein the deities return to Jagannath temple after 9 days? तो वो क्या जर्नी का क्या नाम बोलेंगे जब 9 दिन के बाद वो वापस जो है अपने, उनको अपने ही टेम्पल में अपने घर में वापस ले आया जाता है? तो बहुधा जत्रा बोलते हैं उसको, डी। ठीक है, Whereas the festival of Lord Jagannath is celebrated in many places in India and abroad, it is primarily with which city? तो ये primarily पुरी में है, जो आपका ये रहा, not only in पुरी, बाकी जगह भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट मेजरली पुरी, प्राइमरली पुरी में रहेगा। Sacred journey of Lord Jagannath is traditionally undertaken onward to which divine shrine? तो कहाँ लेके जाई जा रही है वो यात्रा या क्या चीज है? तो वो आपका ये गुंडीचा टेम्पल जो है वहां पे ले जाई जा रही है, आंसर 4th हो गया। ओके जी, ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 50। आई होप आपको हेल्प हुई होगी, समझ आए होंगे। जो चीज नहीं समझ आए वो पूछ लीजिएगा, मैं नहीं जवाब दे पाऊं तो बाकी बच्चे जवाब दे दीजिएगा, एक दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स हम सोल्व कर पाएंगे, कोशिश रहेगी उतने ज्यादा करवा पाऊं। ठीक है, बट जितने भी हो पाए वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। ठीक है, तो समय को देखते हुए जितने मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी उतनी चीजें हो पाएंगी, और अदरवाइज जितने हो जाए उतनों से काम चला लीजिएगा। मोर देन इनफ है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स करवा रखे हैं, 64 क्लास तो हो ही गई हैं। 64 क्वेश्चन पेपर इजी नहीं होता सारे के सारे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, तो जितने ज्यादा हो पाए इसमें से उतने ज्यादा कर लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care, see you in next class.